आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्री के अंदर एक टॉपिक हम कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इस टॉपिक में आप ट्रायंगल यानी त्रिभुज से रिलेटेड थ्योरम्स कर रहे हैं और उन थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफी सारी क्लासेस हम इसमें कर चुके हैं और अभी कुछ क्लासेस अभी और बाकी हैं क्योंकि कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस अभी आपको और भी करने हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। देखिए लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपने किया था, बस उसी के अगले सवाल से हम शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको देखिए, समझिए और दिमाग को अपने चलाइए कि किस तरीके से सॉल्यूशन पे हम पहुंचेंगे, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है दी गई आकृति में यदि ट्रायंगल POS ये POS ये ट्रायंगल और ROQ यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप है, समरूपता का चिन्ह बना हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ट्रायंगल POS और ट्रायंगल ROQ समरूप है यानी कि सिमिलर है। तो आपको प्रूव करना है कि PS इज पैरेलल टू QR। PS जो है वो इस QR लाइन के समांतर होगी यानी कि पैरेलल होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। चलिए क्या किया जाए, क्योंकि जो दिया हुआ है वहां से शुरू करते हैं। दिया है या ऐसे लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल POS इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROQ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है वो? समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। क्या मतलब है इसका? संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या? देखिए 5 और 6 तो बराबर है ही क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बाकी क्योंकि ये त्रिभुज समरूप हैं इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब है लंबी भुजा के सामने वाला कोण लंबी भुजा के सामने वाले कोण के बराबर होगा, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटी भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। 5 और 6 आपस में बराबर हैं, 1 और 3, 2 और 4 में हमको डिसाइड करना है कौन किसके बराबर होगा। 1 और 3 की अगर बात करें तो देखिए OP जो भुजा है वो छोटी दिख रही है और OP के सामने का एंगल 1 है। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में OR भुजा जो है वो छोटी दिख रही है और उसके सामने वाला एंगल 2 है। तो इसका मतलब 1 और 2 आपस में बराबर होंगे और 3 और 4 आपस में बराबर होंगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए भी बराबर आप कह सकते हैं और संगत कोण है इसलिए तो बराबर होंगे। तो ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर और 5
6 के बराबर होगा। ये बात क्लियर है हमको। अब जरा ये जो बातें जो हमने लिखी हैं इनमें जरा ध्यान दीजिए। एक बात लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब बिगाड़ दिए जो भी आपने बनाया हुआ है। या तो 1 को देख लीजिए या 3 को देख लीजिए, 1 या 3 में से किसी एक का आप देख लीजिए सिस्टम क्या है। ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, पहली बात। और एंगल 1 और 2 बना कहां, इनकी लोकेशंस को जरा अगर ध्यान से देखिए तो ये आपकी पीएस लाइन है, ये आपकी क्यूआर लाइन है, और ये एक क्यूआर जो लाइन है, तिरछा रेखा है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है, ये इनको काट रही है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर खींची गई हों और उन दोनों रेखाओं को, उन दोनों लाइंस को ट्रांसवर्सली एक लाइन काट रही हो, और इस ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ का कोण एक लाइन के साथ और इस ट्रांसवर्स लाइन के दूसरी तरफ का कोण दूसरी लाइन के साथ अगर बराबर हो तो इनको एकांतर कोण कहा जाता है। और अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काट रही है वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ये बात जानते हैं आप? ये बात, ये दो रेखाएं हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। आप जानते हैं कि अगर ये रेखाएं समांतर हैं, मान लीजिए ये L है और ये M है, अगर L और M समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। क्या होता है? तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा का एक लाइन के साथ कोण एक तरफ का और उसी तिर्यक रेखा का दूसरी लाइन के साथ दूसरी तरफ का एंगल, यानी इधर अगर एक तरफ ये वाला कोण ले रहे हैं तो दूसरी बार में लेंगे तो लाइन के नीचे वाला एंगल लेंगे। तिर्यक रेखा के ऊपर का कोण और तिर्यक रेखा के नीचे का कोण, तिर्यक रेखा के ऊपर का कोण पहली लाइन के साथ और तिर्यक रेखा के नीचे का कोण दूसरी लाइन के साथ, ये वाले कोण जो होते हैं ये एकांतर कोण कहे जाते हैं। अगर ये कोण समान है तो इसका मतलब ये L और M समांतर रेखाएं होंगी, या उल्टा कहें अगर L और M समांतर रेखाएं हैं तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। दोनों में से कुछ भी आपके पास एक चीज पता हो दूसरा रिजल्ट आप कह सकते हैं। अगर L और M दो लाइंस पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये वाले एकांतर कोण बराबर होंगे। रिवर्स कहिए, अगर ये एकांतर कोण बराबर हुए तो एकांतर कोण जिन रेखाओं के बीच में बने हैं वो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, यही नियम कहता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कोण एक, जो देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और एक ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, और तिर्यक रेखा के एक तरफ का कोण तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ के कोण के बराबर है, ये हमने सवाल में देखा है। ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 1 है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, 1 और 2। इसी तरीके से अगर दूसरी लाइन को देख लें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है। जब ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने चाहिए, और देखिए 4 और 3 भी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशंस में PS और QR के साथ, चाहे आप QS तिर्यक रेखा लीजिए चाहे PR तिर्यक रेखा लीजिए, दोनों ही कंडीशन में इन तिर्यक रेखाओं से बनने वाले जो एकांतर कोण हैं, क्योंकि वो बराबर हैं इसलिए रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, क्योंकि एकांतर कोण समांतर रेखाओं में ही बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकते। ठीक, तो बस यही कहानी समझनी आपको ज्यादा थी, सोल्यूशन में कुछ ऐसा नहीं है। सोल्यूशन में बस 2 लाइनें आपको लिखनी है और कुछ नहीं, कहानी खत्म। क्या लिखेंगे? क्योंकि PS तथा QR दो रेखाएं हैं तथा तिर्यक रेखा, कोई भी एक ले लीजिए, तिर्यक रेखा PR इस प्रकार है कि अब अगर PR ले रहे हैं तो फिर एंगल कौन सा, 3 और 4 लेंगे, कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
जो कि एकांतर कोण है। अतः क्योंकि पीएस और क्यूआर दो रेखाएं हैं, पीआर एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है और इन रेखाओं और इस तिर्यक रेखा के बीच के ये दो एंगल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जो बराबर हैं। ये आपने प्रूव किया है, मतलब ये आप जानते हैं कि 3 और 4 बराबर हैं और इन दोनों रेखाओं और इस तिर्यक रेखा के लिए ये दोनों कोण एकांतर कोण का काम करते हैं। और क्योंकि ये कोण बराबर हैं, इसका मतलब एकांतर कोण बराबर हैं, और अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं में ही ऐसा पॉसिबल होता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्योंकि ये एंगल्स बराबर हैं यानी एकांतर कोण बराबर है, और एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पीएस और क्यूआर जो होंगी वो कैसी होंगी? वो परस्पर समांतर होंगी। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए, हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि CD तथा GH, D तथा H AB तथा EF पर है, ये इसकी नहीं कोई बात है। यदि CD तथा GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के अर्धक हैं, CD जो है वो ACB का अर्धक है, ये CD लाइन जो है वो इस एंगल ACB का अर्धक है। अर्धक होने का मतलब ये वाला एंगल बराबर है इसके, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है। अर्धक होने का मतलब यही तो है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं, या कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल C का आधा है और एंगल 2 जो है वो भी एंगल C का आधा है। बात समझ गए? इसी तरीके से कहा गया कि GH जो है वो EGF का अर्धक है, GH EGF का अर्धक है। इसका मतलब क्या है? एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे और दोनों ही किसके बराबर होंगे? G/2 के। इस कोण G का अगर आधा करेंगे तो 3 भी होगा उसके बराबर में और 4 भी उसके बराबर में होगा, ये अर्धक है। ये दोनों इन दोनों कोणों के अर्धक हैं, तो इतनी बात हमको, इसका मतलब इनके अर्धक होने से ही हमको इतनी बात पता चल गई। इन चीजों का आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में। आगे क्या कहा गया है? तथा ABC समरूप है, ABC समरूप है FEG के, ABC समरूप है FEG के, ABC और FEG ये दोनों समरूप हैं, तो सिद्ध कीजिए। और क्या सिद्ध करना है? वो गायब है। चलिए मैं मिला ले रहा हूं क्या है, तो सिद्ध कीजिए। 1 2 3 पार्ट्स हैं सिद्ध करने के लिए। DCA और HGF पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल DCA समरूप होंगे ट्रायंगल HGF के। एक प्रूव ये है आपका। दूसरा है CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। और तीसरा पार्ट जो आपको प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल DCB और HGE। ट्रायंगल DCB समरूप है ट्रायंगल HGE के। ठीक है, ये है
सवाल। देखिए मैं एक बार रिपीट कर दूंगा और जो चीज आपको, इसको आप हटा दीजिए और ये नीचे वाला लिखा रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईजीएफ, मतलब ये बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स एबीसी और ईजीएफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। एक बात, एबीसी और एफईजी, एबीसी और एफईजी, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, एक बात है। दूसरी बात कही गई है कि CD जो है वो एंगल C का अर्धक है, इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं और दोनों किसके बराबर हैं? C/2 के। GH जो है वो कोण G का अर्धक है, इसका मतलब कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं और दोनों ही किसके बराबर हैं? कोण G के आधे के। तो ये चीजें हमको दे रखी हैं, इनको यूज करते हुए हमको प्रूव करना है कि DCA और HGF पैरेलल है, ये बराबर इतना है और ये पैरेलल है। इनको प्रूव करने के लिए देखिए क्या किया जाए, शुरू किया जाए सॉल्यूशन। ABC और FEG, ABC और FEG पैरेलल, ठीक। चलिए आइए एक बार, ये आसान है चीज, ये बहुत कुछ खास है नहीं, मतलब बहुत कुछ खास क्या, अगर आप ध्यान देंगे तो आसान है सॉल्यूशन। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले जो चीज दे रखी है DCA और इनको प्रूव करना है, ठीक है। क्या दिया गया है? कहा गया क्योंकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल FEG के। ABC और FEG ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि एक दूसरे के समरूप हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, और संगत कोण बराबर होने का मतलब है एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा और एंगल C एंगल G के बराबर होगा। ये सारी बातें होंगी, इनको लिख लीजिए। इसका मतलब एंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा और एंगल C एंगल G के बराबर होगा, ठीक। ये बात, अब इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। एंगल C एंगल G के बराबर होगा, अब C बराबर G को जरा यूज करेंगे, लिखेंगे इंप्लाइज दैट क्योंकि C बराबर G है तो एंगल C/2 जो होगा वो भी तो G/2 के बराबर होगा। एंगल C/2 और एंगल G/2 क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे भाई, दोनों तरफ 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और C/2 किसके बराबर है? ध्यान दीजिए, C/2 को आप क्या लिख सकते हैं? C/2 को लिख सकते हैं आप, C/2 का मतलब 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, और G/2 को 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि C/2 और G/2 अगर बराबर है तो इसका मतलब 1 जो है वो 3 के बराबर होगा और 2 जो है वो 4 के बराबर होगा। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इंप्लाइज दैट भाई C/2 जो है वो क्या है? C/2 जो है वो, C/2 का मतलब C का आधा, और C का आधा 1 भी होगा 2 भी होगा, और G का आधा 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो आप कह सकते हैं C/2 का मतलब है 1 या 2 और G/2 का मतलब है एंगल 3 या एंगल 4, यानी ये सब एक दूसरे के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारे कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है बात, ये एक रिलेशन आया, इसको आप यूज करेंगे। अब जो प्रूव करना है उनको लेकर चलिए आप। जो चीजें दे रखी थी उनको हमने इस्तेमाल कर लिया। भाई दो त्रिभुज समरूप दे रखे, समरूपता इस्तेमाल कर ली। ये अर्धक है इनके, इसलिए हमने अर्धक को भी इस्तेमाल कर लिया। अब जब अर्धक को भी इस्तेमाल कर लिया तो अब जो प्रूफ करना है उसकी तरफ चलिए। DCA और HGF को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। DCA का मतलब DCA और HGF, देखिए दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे आप। ट्रायंगल DCA तथा ट्रायंगल HGF में, ट्रायंगल DCA तथा ट्रायंगल HGF में, DCA और HGF में ध्यान दीजिएगा। DCA का मतलब है ये वाला ट्रायंगल आपका, और HGF का मतलब है ये ट्रायंगल। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या जानकारियां हैं आपको। कोण A और कोण F एक दूसरे के बराबर हैं, ये आप सिद्ध कर चुके हैं। तो DCA और HGF में क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल F, यहां से। ठीक, दूसरी बात, एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर हैं, ये देखिए यहां से 2 और 4 एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और जब किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, या इस तीसरा बिना बराबर किए आप कह दीजिए कि त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो दो एंगल्स के बराबर होने पर ही वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अतः इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। एक प्रूव हो गया आपका, DCA और HGF पैरेलल प्रूफ हो गया। ठीक, उसके बाद तीसरा वाला प्रूफ कर दीजिए, फिर दूसरे पे आते हैं। तीसरा वाला भी देख लीजिए, DCB और क्या है HGE, इनको देख लीजिए। दोनों ट्रायंगल्स ले लीजिए, ट्रायंगल DCB तथा ट्रायंगल HGE में, इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं। नीचे वाले ये दो ट्रायंगल्स जो हैं इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, मतलब इनमें क्या क्या चीजें जानते हैं आप। एंगल B और एंगल E एक दूसरे के बराबर है, देखिए यहां से B और E एक दूसरे के बराबर, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इसके अलावा एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर है, देखिए यहां से 1 और 3 बराबर है, तो 1 और 3 अगर बराबर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर से वही बात आ गई, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और दो कोण अगर बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, सॉरी, ये भी आपके क्या हो गए, ये भी आपका प्रूव हो गया। अब आप सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, CD और GH का रेशियो AC और FG के रेशियो के बराबर है। CD और GH का रेशियो AC और FG। ठीक, तो ऊपर वाले ट्रायंगल्स ले लीजिए दोनों। कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, ऊपर जो पहले पार्ट में आपने प्रूफ किए, ये वाला ट्रायंगल लेंगे आप और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। लिखेंगे क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि ट्रायंगल ADC, जिस नाम से आपने सिद्ध किया है वही नाम लिखिए, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF।
इसलिए क्योंकि दोनों ऊपर वाले जो पिंक वाले ट्रायंगल मार्क्ड है, क्योंकि ये सिमिलर आपने प्रूव किया है, तो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाओं का मतलब अगर आप इसमें CD ले रहे हैं तो अपान में दूसरे में क्या लेंगे, CD किसके सामने, A के सामने वाली भुजा है ना, तो A के बराबर कौन है, F, तो F के सामने वाली भुजा कौन सी है, GH, तो CD अपान GH इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दूसरी भुजा AC अगर आप लेंगे तो AC किसके सामने, D के सामने है, और D के बराबर कौन है, H, तो AC अपान H के सामने वाली भुजा FG, AC अपान FG, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये इस तरीके से सारे प्रूव हो गए। ठीक, 3 चीजें आपको सिद्ध करनी थी, तीनों चीजें आपकी प्रूव हो गई। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस बार 4 प्रूफ करने हैं एक ही सवाल में। कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, देखिए पढ़िए सवाल को, समझिए और लगाने की कोशिश करिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, दी गई आकृति में ट्रायंगल एबीसी की 2 ऊंचाइयां हैं AD और CE, तो सिद्ध कीजिए। ठीक, एक ट्रायंगल आपको ABC दे रखा है और ABC की 2 ऊंचाइयां हैं, 2 ऊंचाइयां, ऊंचाइयों का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऊंचाइयों का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ABC की 2 ऊंचाइयां AD और CE हैं, इसका मतलब 2 लंब हैं, 2 परपेंडिकुलर्स हैं, एक AD है और एक CE है। कौन कौन सी भुजा पे है ये देख लीजिए आप, AD एक परपेंडिकुलर, तो AD परपेंडिकुलर है BC पे और CE परपेंडिकुलर है AB पे, ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो आपको कुछ 4 चीजें प्रूव करनी, तो चारों चीजें देखिए आसान है प्रूफ, जो जो प्रूफ करना है बस वो ट्रायंगल्स आप लेते जाइए। क्या कह रहा है सॉल्यूशन, क्या कहेगा, जो पहला प्रूफ करना है बस वही ट्रायंगल ले लीजिए सीधे। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन या दिया है, क्या दिया है, AD और CE ऊंचाइयां हैं, यानी कि AD जो है वो लंब है BC पर और CE जो है वो लंब है AB पर। ये बातें आपको दे रखी हैं, ये यूज होंगी, इसलिए इनको आप लिख लीजिए। अब आप फर्स्ट पार्ट से चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल AEF तथा ट्रायंगल CDF में देखिएगा कौन कौन सा है, AEF, AEF ये ट्रायंगल, और दूसरा CDF, CDF का मतलब CDF, ये दोनों ट्रायंगल्स लेने। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या खास बात, एक खास बात, पहली बात ये वाला कोण इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण, AFE और CFD, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। लिख लीजिए इसको, एंगल AFE is equal to angle CFD,
क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90। भाई ये लाइन इस पे लंब है और ये लाइन इस पे लंब है, तो ये 90 ये 90, यानी एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF। AEF और CDF, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो दिस इंप्लाइज दो कोण अगर दो त्रिभुजों के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये बात आप जानते हैं। इसलिए त्रिभुज AEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDF। पहला प्रूफ आपका हो गया। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा क्या है? ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल CBE में क्या है? दोनों ट्रायंगल्स में ABD और CBE ले लीजिए, इसको साफ कर दीजिए। अरे कौन सा? ABD ये वाला ट्रायंगल, और साथ में दूसरा कौन सा ट्रायंगल? CBE मतलब ये वाला ट्रायंगल। रेड और येलो वाला ट्रायंगल। तो इनमें देख लीजिए क्या खास बात है। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो आप देखिए ये वाला एंगल जो है कौन सा? बी एंगल दोनों में कॉमन है। ABD की बात करें तब भी उसमें बी है, और CBE की बात करें तब भी उसमें भी बी एंगल दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे? कोण ABD इक्वल है किसके? कोण CBE के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही एंगल बी हैं। नाम, ये पूरा नाम लिखा तो आपने आपको अलग अलग दिखा, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल में दोनों ही एंगल क्या है? बी है। एक कोण ये हो गया। दूसरी बात, रेड वाला जो ट्रायंगल है ABD, इसमें आप देखिए ये वाला एंगल कितना है? 90, और जो येलो वाला ट्रायंगल है उसमें ये वाला एंगल 90, यानी रेड और येलो का एक एक एंगल 90 है, तो वो आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से नाम लिख लीजिए। एंगल ADB और एंगल CEB या BEC, क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों 90। और अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ये दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक, इसी तरीके से अब तीसरा और चौथा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। तीसरे और चौथे में भी जो जो ट्रायंगल्स आपसे कहे जा रहे हैं उन ट्रायंगल्स को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए और उनमें क्या क्या बराबर है ढूंढ लीजिए। सारे ही प्रूफ्स में, सारे ही ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स आपको हमेशा बराबर मिलते जाएंगे और आपके ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर प्रूव होते चले जाएंगे। तो दो मैंने करवा दिए, दो आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक, इन दो को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अगले सवाल पे इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल का साइन है, ए नहीं है। एक ट्रायंगल ABC में भुजा BC पर कोई पॉइंट D है और इस तरीके से D है
कि एंगल ADC यानी ये वाला एंगल इक्वल है BAC के, BAC यानी इसके इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो आपको प्रूव करना है CA/CD इक्वल टू CBA/CA। ऐसा आपको प्रूव करना है। देखिए आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ। क्या कह रहा है, जो एंगल्स आपको दे रखे हैं वो ट्रायंगल्स आप ले लीजिए। ADC एंगल और BAC एंगल बराबर है, तो ADC और BAC ट्रायंगल्स को आप ले लीजिए और देखिए इसमें क्या संबंध आता है, क्या समरूप इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। ट्रायंगल ADC तथा ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल BAC, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ADC और BAC, देखिए ADC का मतलब है, ADC का मतलब है ये ट्रायंगल, और BAC का मतलब, BAC का मतलब है ये ट्रायंगल। BAC का मतलब है ये ट्रायंगल। येलो वाला ट्रायंगल और स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल जो है, इन दोनों को आपको देखना है कि क्या सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, कॉमन क्या है दोनों में। येलो वाले और स्काई ब्लू वाले दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, एंगल C। कोण C जो है वो पीले वाले का भी एक कोण है और कोण C नीले वाले का भी एक कोण है। ठीक, पीले वाले में अगर आप ACD की बात करें तो वो एक्चुअली एंगल C है, और नीले वाले में अगर एंगल ACB की बात करें तो वो एक्चुअली एंगल C है। तो एंगल C दोनों में कॉमन है, सबसे पहले ये लिखेंगे। एंगल ADC का ACD इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही एक्चुअली एंगल C। ठीक, दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल सेम आ गया। और ADC का ये वाला एंगल, ADC का ये वाला एंगल मतलब ADC और ABC का ये वाला एंगल यानी BAC, ये दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं सवाल में। क्या लिखेंगे, एंगल, देखिए ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर दे रखा है, और ये कोण जो है, ये कोण जो है, ये वाला एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का है और ये वाला एंगल जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल का है। तो ADC का ये कोण और पूरे त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो क्या एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के, क्योंकि क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सवाल में हमको दे रखा है, ज्ञात है, गिवन है। ठीक, और जब दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सिमिलर यानी कि समरूप हो जाते हैं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब फिर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल ध्यान से समझिएगा, उसी हिसाब से बुझाए लेंगे, ये इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल C जो है वो दोनों में कॉमन है, और एंगल B जो है वो आप किसके बराबर होगा, इसका मतलब इसके बराबर होगा कि नहीं भाई। जो बचा, छोटे वाले ट्रायंगल का कोण C और बड़े वाले ट्रायंगल का कोण C कॉमन, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल D और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल A बराबर। तो बचा कौन, छोटे वाले ट्रायंगल में आपका ये एंगल बचा और बड़े वाले ट्रायंगल में आपका ये एंगल बचा, तो जो बचे वो एक दूसरे के बराबर हो गए। तो
तो एंगल बी जो है वो एंगल DAC के बराबर हो गया। ठीक, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? DAC के बराबर होगा। लिखेंगे इसलिए अब क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब सारे कोण बराबर होंगे, तो दो बराबर हो ही गए, तीसरे को हमने बराबर कर दिया, और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ये भी तो होगा। इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं अगर समानुपाती होंगी तो देख लीजिए जरा क्या कहानी होगी। अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी के सामने वाली भुजा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? AC मिलेगा। अपॉन, और अगर छोटे वाले ट्रायंगल में आपने डी के सामने वाली भुजा ली है तो बड़े वाले ट्रायंगल में आपको एंगल ए के सामने वाली भुजा लेनी पड़ेगी, क्योंकि डी इस ए के बराबर है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या है? BC, तो AC के अपॉन में BC आएगा। और ये बराबर किसके होगा? अगर छोटे वाले ट्रायंगल से आप इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा लीजिए तो CD आएगा, और ये वाला क्या आएगा? CD आएगा। और अगर छोटे वाले ट्रायंगल से इस वाले कोण को आप चूज कर रहे हैं तो ये कोण किसके बराबर है? बड़े वाले में, इसके बराबर है। और इसके सामने की भुजा कौन सी है? CA, तो फिर से CA ही आएगी, CA या AC। AC को आप CA लिख सकते हैं, BC को आप CB लिख सकते हैं, CD आपका ऐसे ही बना रहा और ये CA आपका ऐसा ही बना रहा, ये आपको प्रूफ करना था। देखिए यही प्रूफ करना था, CA अपॉन, नहीं ये नहीं प्रूफ करना था, अभी एक लाइन और करनी है। दोनों तरफ का रिवर्स कर, व्युत्क्रम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये CB अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CD, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CA अपॉन CD, इसको इधर लिख लीजिए, उसको उधर लिख लीजिए, और बराबर CB अपॉन CA। ये लीजिए एग्जैक्ट प्रूव हो गया जो आपको करना था। CA अपॉन CD, क्या हो गया यार? CA अपॉन CD इधर लिखेंगे ना, ये CA अपॉन CD इधर लिख लिया और ये CB अपॉन CA इधर लिख लिया, बस ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनकी एक बार प्रैक्टिस इनकी आप कर लीजिए, बस ये एक सवाल आपको आ गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लें, फिर क्लास को रोक आ जाएगी, ये भी थोड़ा सा टाइम है। चलिए, ये ऐसा सवाल आप कर चुके हैं, लेकिन समरूपता से आपने इसको नहीं किया था, तो इस सवाल को, ऐसा क्वेश्चन आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, उसको आपने समरूपता से नहीं किया था। संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इससे किया था। यहाँ पे आप समरूप प्रूव करने के बाद, वहां थेल्स की थ्योरम से किया था शायद। यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब समरूपता से इसी सवाल को सिद्ध करेंगे, जैसे आपने थेल से किया था, उसी क्वेश्चन को आपको सिमिलैरिटी यानी समरूपता की कॉन्सेप्ट से प्रूव करना है। हालांकि एग्जाम में ये नहीं कहा जाएगा कि समरूपता से आप प्रूव करिए या थेल से प्रूव करिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सीख दोनों मेथड से लीजिए। मान लीजिए कभी एक मेथड में फंस जाए तो दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव मेथड हो। पढ़िए क्वेश्चन। कहा गया A व B मीटर ऊंचाई के तथा P मीटर होना चाहिए यहाँ पे शायद। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा P मीटर। A व B मीटर ऊंचाई के तथा P मीटर की दूरी पर स्थित दो खंबे हैं। सिद्ध कीजिए कि दोनों खंभों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई जो है वो AB अपॉन A प्लस B होगी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है A और B ऊंचाई के दो खंभे हैं। तो जो फिगर आपके सामने बना हुआ है वो हो सकता है एग्जाम में फिगर ना आए, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि फिगर है, तो एक सेकंड के लिए आप इसको भूल जाइए कि ये फिगर आपको दिया। मैं एक बार एक फिगर आपको इधर बना के दिखाता हूँ, मतलब हम लोग कैसे इसको पढ़ के फिगर बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, बाद में मैं उसको बिगाड़ दूंगा।
कहा गया ए और बी मीटर ऊंचाई के दो खंबे हैं, तो ए और बी मीटर के दो खंबे अगर हैं तो दो खंबे बना लीजिए। पहले तो धरातल बना लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एक खंबा इस पर ये खड़ा। कोई जरूरी नहीं कि बी वाला ही ऊंचा होगा ए वाला छोटा होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो फिर ये बात कंफर्म थी कि ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, क्योंकि ऊंचाई दे रखी है ना, और ऊंचाई जो है वो एक मेजरमेंट है, और मेजरमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता है। और अगर यहाँ पर a माइनस बी होता और फिर हम a को छोटा मान लेते तो a माइनस बी तो नेगेटिव हो जाता, ऊंचाई नेगेटिव हो जाती, वो हो नहीं सकती। तो इसीलिए अगर प्रूफ में कहीं माइनस लगा हुआ है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस के पहले वाली संख्या बड़ी होगी और माइनस के बाद वाली संख्या छोटी लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ए और बी में से किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फिगर आपके सामने बना हो उसमें ये ए है ये बी है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इसको ए मानिए, उसको बी मानिए, या उसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम वही लेकर चलेंगे जो फिगर में बना है, क्योंकि सवाल आपको इसी फिगर के अकॉर्डिंग में लगवाऊंगा अभी, तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं करना है। लेकिन कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इधर a मान लीजिए, उधर b मान लीजिए, उधर x मान लीजिए, इधर y मान लीजिए, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ये खंबा है, ये प्लेन है, ये एक खंबा है, और ये एक दूसरा खंबा है। इधर एक की ऊंचाई a है, सवाल कह रहा है एक की ऊंचाई a है और दूसरे की ऊंचाई कितनी है, b है। ठीक, हमसे कहा गया है कि खंबे के जो शीर्ष हैं, अच्छा इन दोनों खंभों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको p दे रखी है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो आपको कितनी दे रखी है, p दे रखी है। हमसे कहा गया खंबे के शीर्ष जो हैं उन शीर्षों से जाने वाली रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद करेंगी। तो शीर्ष से जाने वाली रेखाएं ये हैं, ये एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है। अगर इसकी ऊंचाई हम h मान लें, भाई खंबे का एक शीर्ष है तो शीर्ष से एक लाइन ये जा रही है, और खंबे का दूसरा शीर्ष है तो दूसरी लाइन ये जा रही है, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो इसकी ऊंचाई हमको यहां से निकालनी है। तो इसको हमने h मान लिया, यही h हमको निकालना है। ठीक है, तीन चीजें दे रखी हैं, दोनों खंभों की ऊंचाइयां दे रखी है और खंभों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो ये फिगर आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए इस वाले डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस को कुछ मान लेंगे। एक को x मान लीजिए और दूसरे को y मान लीजिए, चाहे इधर मानिए चाहे उधर मानिए। इसको x इसको y मानिए, चाहे इसको x इसको y मानिए, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ना है। ठीक, इसको x और इसको y मानने के बाद सवाल को हम शुरू करेंगे सोल्यूशन। तो अब देखिए ये फिगर वही बना हुआ है जो उधर है आपका। अगर एग्जाम में फिगर बन के आ रहा है एग्जाम में तो आप उसको यूज कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ के इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसको बिगाड़ दीजिए, क्योंकि सेम फिगर्स हैं तो आप इसको यूज करेंगे, ये वाला यूज कर लीजिए, जो बना हुआ है इसको आप यूज कर लेंगे। इसमें वही है, एक खंबे की डिस्टेंस a दी गई है, दूसरे की b मान ली गई है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो नहीं लिखा हुआ है, वो मैं लिखे दे रहा हूं, ये कितना है, p है। और इसके जो भाग हैं CL और AL, इनको x और y मान लिया गया है, और जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की ऊंचाई निकालनी है वो ऊंचाई आपकी h मान ली गई है, तो इस h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो जो चीजें दे रखी हैं और जो हमने मानी है उनको जरा नोट कर लीजिए, और फिर शुरू करेंगे अपना कैलकुलेशंस या जो भी कॉन्सेप्ट इसमें। माना AB तथा CD खंभे हैं, तथा CD खंभे हैं, जहां AB इज इक्वल टू A
और सी डी इज इक्वल टू बी। ठीक, खंभों के बीच की दूरी क्या नाम है? AC। AC इज इक्वल टू P। ये दिया हुआ है सवाल में। अब मान लीजिए, यहां एक काम करिए, इसको माना मत लिखिए। हाँ चलिए ठीक, ए बी और ये माना ही तो है हमने। अब लिखिए माना OL इक्वल्स टू H है तथा CL बराबर X और AL बराबर Y। ठीक, ये इतना हो गया। अब लिखेंगे क्योंकि AC बराबर, अगर आप देखें ये जो पूरा AC लाइन है, ये AC किसके बराबर होगा? CL प्लस AL के बराबर होगा। AC बराबर क्या होगा? CL प्लस AL। और AC क्या है आपका? P। और CL क्या है आपका? CL है आपका X और AL है आपका Y। इक्वेशन नंबर 1 इसको बना के छोड़ दीजिए, इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। ठीक, अब जरा समझिए क्या कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। आपको H की वैल्यू निकालनी है, तो आप H की वैल्यू जहां जहां से निकाल सकते हो वहां वहां से निकाल लीजिए। एक चीज आप देख लीजिए, H की वैल्यू आपको इस तरीके से निकालनी है कि A और B दोनों आ जाएं, और A और B दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि A जो है वो इस तरफ है और B जो है वो इस तरफ है, और कोई एक ऐसा कॉमन फिगर नहीं है जिसमें A और B दोनों आ जाएं। भाई ना तो कोई ऐसा कॉमन ट्रायंगल है जिसमें A और B दोनों आ जाएं, और ट्रायंगल के अलावा और कुछ इसमें है नहीं। तो हम क्या करेंगे, A लाने के लिए जिस फिगर का यूज कर सकते हैं उसका यूज करेंगे, और B लाने के लिए जिस फिगर का यूज कर सकते हैं उसका यूज करेंगे। अगर A आपको लाना है प्रूव में, तो A के लिए आपको इस AB डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और AB के लिए आपको इस ट्रायंगल AB के लिए आपको इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर B लाना है तो इस लेंथ को यूज करना पड़ेगा, और इस लेंथ के लिए आपको ये ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक एक चीज हम देखेंगे। पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, AB के लिए देखेंगे। तो AB के लिए जब हम देखेंगे तो AB के लिए हमको समझ में आएगा, अगर हम देखें ध्यान से, कि एक ट्रायंगल है आपका CBA और एक ट्रायंगल है आपका OLC। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर ध्यान से देखें तो दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि ये देखिए, ये वाला एंगल जो है वो क्या है? कॉमन है दोनों में, और हाँ ये कॉमन है, और क्योंकि ये OH हाइट है और ये खंभा ये भी ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल कितना है? 90। भाई खंभा जो है वो ऊर्ध्वाधर वर्टिकली ही खड़ा होगा, वर्टिकली खड़ा होगा तो इसका लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एंगल 90। और H जो है, क्योंकि वो हाइट है, और हाइट का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90। ये C एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में 90-90 बराबर है, दो एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। लेकिन इसको पहले आप सिमिलरिटी इसकी लिखिए, उसके बाद संगत भुजाएं समानुपाती वाली बात करेंगे। ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल OLC में
OLC में एंगल, इसको साफ करिए जरा, देखिए एंगल OCL बराबर होगा एंगल ACB के। नीचे से ही लिखिए दोनों एंगल्स, एंगल LCO बराबर होगा एंगल ACB के, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? एंगल C के, क्योंकि दोनों ही एंगल एक्चुअली में C है, उनके नाम अलग अलग है। और दूसरी बात, एंगल CLO बराबर होगा एंगल CAB के, और दोनों ही किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ठीक, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OLC। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज छोटे वाले ट्रायंगल की CL भुजा बड़े वाले ट्रायंगल की AL भुजा के अपॉन में लिखी जाएगी, यानी CL अपॉन AL लिखेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल की OL भुजा बड़े वाले ट्रायंगल की AB भुजा के साथ उसका रेशियो लिया जाएगा। ठीक, वैल्यू रख दीजिए। CL का मतलब X, AL का मतलब AL, नहीं AL नहीं, ये गलत हो गया। छोटे वाली की CL और बड़े वाले की AC, तो छोटे वाले की AL हो गई और बड़े वाले ट्रायंगल की क्या हो गई? AC, और AC का मतलब क्या है? P। इज इक्वल टू कितना? OL का मतलब H और AB का मतलब A। यहां से P इज इक्वल टू अगर आप निकालें तो कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू निकालें या X इज इक्वल टू निकालें? X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? PH अपॉन A, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, X की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से B वाले ट्रायंगल्स को आप यूज कर लीजिए। जैसे आपने A वाले ट्रायंगल को यूज किया, उसी तरीके से आप B वाले को यूज करिए, उसके साथ जो आ रहा हो उसको इस्तेमाल करिए। इसको साफ कर दीजिए। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? अब इस बार लेंगे हम ट्रायंगल, देखिए ध्यान दीजिएगा। B के लिए आप ये पूरा ट्रायंगल लेंगे और इसके साथ जो दूसरा ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे? वो लेंगे ये वाला। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए जरा क्या मामला है। नाम लिखिए सबसे पहले ACD, ट्रायंगल ACD तथा ट्रायंगल दूसरा कौन सा? ALO में। क्या होगा इसमें? बड़े वाले या छोटे वाले ट्रायंगल की कोई भी भुजा लीजिए, देखिए ये भी सिमिलर है। इसी प्रकार या तो इनको लिख दीजिए कि इसी प्रकार से दिया जा सकता है, या तो लिख कर ही लीजिए। चलिए, कोण A दोनों में कॉमन है, एंगल OAL बराबर एंगल CAD, और ये किसके बराबर है? एंगल A के। दोनों ही नाम अलग अलग हैं लेकिन एक्चुअली में दोनों एंगल A, दोनों कॉमन। और एंगल OLA बराबर है एंगल DCA के, और दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं? 90। बात फिर वही है, खंबा है तो वर्टिकल खड़ा होगा, वर्टिकल होगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये हाइट है तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर होगा। दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी ACB नहीं सॉरी
ACD इज सिमिलर टू एंगल ALO। इसका मतलब येलो और रेड ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनका मतलब इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दिस इंप्लाइज संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाओं का मतलब क्या, OL AL अपॉन, अगर इसकी AL ले रहे हैं भुजा तो बड़े वाले ट्रायंगल को कौन सी लेंगे, इसकी AC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AL अपॉन AC इज इक्वल टू OL अपॉन CD। यही हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए। AL का मतलब Y, AC अगर पूरी बात करेंगे तो P हो जाएगा, OL की बात करेंगे तो H हो जाएगा, और O इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। एक और सेक्शन यहां पे लिख लीजिए, फिर दूसरी तरफ चलते हैं। यहां से अगर P की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, P उस तरफ आ जाएगा, ये BY अपॉन H। P की नहीं, सॉरी Y की निकाल लीजिए, क्योंकि X की निकाल चुके हैं, Y की निकाल लीजिए। Y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PH अपॉन B। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। तीसरा, समीकरण 2 में x की वैल्यू मिल गई, समीकरण 3 में y की वैल्यू मिल गई। ये x और y की वैल्यूज उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए और इधर वाला ये साफ कर दीजिए। यहां आप सॉल्व करेंगे। अब वहां से सीधे यहां आएंगे, जंप करेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1 कहता है P इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x की वैल्यू है PH अपॉन ए, और y की वैल्यू है PH अपॉन B। P कॉमन मिल जाएगा, P और H दोनों कॉमन मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। P से P हो गया कैंसिल। P, अरे P से P कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया 1 इज इक्वल टू, ये H हो गया, और एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, B प्लस ए अपॉन ए बी। ए बी उधर भेज दीजिए तो ये ए बी अपॉन बी प्लस ए लिखिए, चाहे ए प्लस बी लिखिए, और इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, H। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। H यानी कि ये ऊंचाई आपको लानी थी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, वही ए बी अपॉन ए प्लस बी आ गई। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लीजिए आप, इसको मतलब नोट कर लीजिए, ये सिद्ध हो गया। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को फिर अब हम लोग यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि टाइम हो गया काफी। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए, और सवाल अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, अदरवाइज पिछली क्लासेस और पिछले क्वेश्चंस थ्योरम्स को आप रिवाइज करते रहिए। हम लोग नई थ्योरम्स और नए सवालों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।